सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं कूलम के नियम के बारे में। आप जानते हैं जब दो चार्जेस आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। ठीक है, तो ज़रा मैं आपके सामने चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे सामने दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कुछ वैल्यू है Q1 और Q2। बड़े संक्षेप में इन अ नटशेल लेट मी गिव यू द कूलम स्टेटमेंट एंड वी शैल राइट द फॉर्मूला आल्सो। देखिए क्या होगा, प्लस प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स, ठीक, और ये प्लस जो है इस प्लस को रिपेल करेगा बाय अगेन सेम फोर्स। द डायरेक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और दोनों के बीच में बच्चों कुछ डिस्टेंस है, वील कॉल इट एज एस। तो ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो म्यूचुअल में शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, ये प्लस इसको पुश कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ फोर्स एफ, ये प्लस इसको इस तरफ पुश कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ फोर्स। तू मेरे को पुश कर, मैं तेरे को पुश करूंगा, तू मेरे रास्ते में मत आना, मैं तेरे रास्ते में मत आना। दिस इज व्हाट यू कॉल म्यूचुअल। ठीक है, वो मूवीज में होता है ना गैंग वॉर, तू मेरे एरिया में मत आ, मैं तेरे एरिया में नहीं आऊँगा, बिल्कुल उसी टाइप की बात है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस को लेफ्ट में खींचेगा और माइनस जो है वो प्लस को राइट में खींचेगा, और म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एफ। इसके लिए कूलम ने एक लॉ बनाया है और लॉ से निकल के आता है ये फाइनल फॉर्मूला, वो है, अच्छा फॉर्मूला भी मैं पहले क्यों बताऊं, मैं आपको ये बताता हूं कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों जो है वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये निकल के आएगा Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे K। तो बच्चों ये जो कांस्टेंट K है इसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। ये तो हो गया कूलम कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इसका नाम है, पूरा नहीं लिख रहा यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिख लेना यार, तुम लोग भावनाओं को समझो, फोर्स कांस्टेंट, बस तुम लोग समझ जाओगे। ये दो नाम है, और एक और नाम तो यार तुम खुद बना लो, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो K का वैल्यू है बच्चों बड़ा प्यारा सा वैल्यू है, वैसे तो 8.99 कुछ होता है, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, राउंडिंग इट ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस, 9 × 10⁹, और मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बट हाउ डिड वी अराइव एट दिस यूनिट, सो वॉच इट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स में, K का यूनिट नहीं पता, चार्जेस कूलम और कूलम दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, कूलम स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो वहाँ पे उसकी कहानी। तो ये तो था कूलम्स का लॉ संक्षेप में, राइट। द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय लगेगा, लिख लो, स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए कूलम स्टेटमेंट। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रेपल्शन, लिखिए, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of magnitude of Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them। ये जो स्टेटमेंट है ये कूलम्स की स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने पर हमको पता चला कि ये कहानी है। यहाँ पे आप Q1 Q2 उसका जो मर्जी वैल्यू रखो, अगर पॉजिटिव नेट चार्ज है तो प्लस में रखोगे, नेगेटिव नेट चार्ज है तो माइनस में रखोगे, क्योंकि ये मोड के अंदर है, हमेशा वैल्यू कैसे निकल के आएगी, वही हमेशा वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। तो आप बोलोगे सर ये तो फोर्स है, मैं बोलूँगा हाँ जी ये फोर्स है, फोर्स तो एक वेक्टर है सर, मैं बोलूँगा हाँ बच्चों वेक्टर है ये। तो अगर किसी भी वेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है प्लस डायरेक्शन रहता है। पर सर यहाँ पे आप जो लिख रहे हो, यहाँ पे तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, इसका डायरेक्शन कहाँ गया, तो थोड़ा देर रुक जाओ यार, बड़े प्यार से आपको बताएंगे, वेक्टर फॉर्म भी तो आपको बताना है। ठीक है, अभी सिर्फ आप मैग्नीट्यूड में फोकस करो, डायरेक्शन की चिंता मत लो। डायरेक्शन हमेशा उसका लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा। आप दोनों चार्जेस को एक लाइन में जोड़ दो, इसी लाइन में फोर्सेस रहेंगे या फोर्सेस का डायरेक्शन रहेगा, एक राइट में रहेगा और एक लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, और अच्छे से बताएंगे, बड़े प्यार से बताएंगे आपको डायरेक्शन के बारे में, वो भी वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बताएंगे। अच्छा, तो ये तो हमको समझ में आ गया।
आप अगर टेक्स्ट बुक देखोगे ना बच्चों तो आपका आप दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद k का वैल्यू को वो कहता है कि k का वैल्यू जो होता है 1/4 एप्सिलॉन होता है। और यहां पे एप्सिलॉन मैं लिख देता हूं, एप्सिलॉन मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम क्या है दोनों चार्जेस के बीच में? हवा है, हवा भी एक माध्यम है ना, या खाली स्पेस है मतलब वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब एनी स्पेस विच इज डिवॉइड ऑफ मैटर। एक ऐसा स्पेस, इस रूम में अभी क्या है, मैं बोल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, क्या है? हवा तो है। तो मीडियम क्या हो गया? अगर आप मेरी बॉडी को एक +Q का चार्ज मान लो, और आप इस सेल फोन को जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसको भी कुछ चार्ज Q बोल लो, तो दोनों के बीच में क्या है? हवा है। तो हवा एक माध्यम है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखा गया। अगर मान लीजिए इस रूम से हवा को निकाल लिया जाए, सक कर लिया जाए, ठीक है, वैक्यूम पंप के जरिए हम लोग कर सकते हैं। 100% एफिशिएंसी रहेगी कि नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन आप वैक्यूम पंप के जरिए वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, मतलब मैटर लगभग नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली रहेगा कि नहीं, ये तो डिबेट का विषय है, ठीक है। तो वैक्यूम जब होगा तो सारा का सारा एयर निकल जाएगा, मतलब उसमें से मैटर निकल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप पुस्तक में देखोगे ऐसा लिखा रहता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहीं पर भी अगर लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आप समझ जाना वो वैक्यूम के बारे में बात कर रहा है। एनीवे, हमारा प्रश्न ये है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ चुका था 9 × 10⁻⁹। ऑल ऑफ अ सडन के क्या जरूरत थी कि k को 1/4 एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट लिखा गया? जनरली फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और किसी भी माध्यम या मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों लिख देता हूं, या तो ये फिट करो या तो ये फिट करो, डिपेंड करता है, ठीक। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले धागे को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। उसके बारे में भी बताएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं उसको, उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर में। काफी सारी चर्चा के विषय हैं। हाउ, कैसे, हाउ डिड वी एंड अप विद दिस रिजल्ट, इस बारे में भी तो चर्चा करनी है भाई। करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तो मैंने आपको समझा दिया संक्षेप में, कूलम का लॉ। स्टेटमेंट लिख लिए, याद हो गया किसके बारे में बात करता है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। And this is the mathematical version of the entire Coulomb's law. Okay, now what we wish to accomplish is how did we end up with this result? कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि कूलम का जो कांस्टेंट है k 1/4 एप्सिलॉन के बराबर होता है। सडनली 4 का टर्म कहाँ से आ गया, सडनली एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हालांकि इसका जो उत्तर है, देखिए आप पढ़ तो इसको अभी रहे हैं, और लेकिन इसका जो उत्तर है असल में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी स्फीयर के केस में आपको बताएंगे, ठीक है। स्फीयर का केस तो नहीं कह सकते, पॉइंट चार्ज के अंदर बाहर जो स्पेस रहता है, उस स्फेरिकल स्पेस है, उसको एनालाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। दूसरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? परमिटिविटी के साथ है। वहां पर भी देखोगे। अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी है या कोई भी पुस्तक पढ़ी है, उसमें वो लिख देते हैं कि भाई k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर बेटर कन्वीनियंस लेटर ऑन, ऐसा करके लिख देता है। एनसीईआरटी में भी उसका कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे किधर गया स्टेटमेंट? ये देखिए यहाँ पे लिखा है k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर लेटर कन्वीनियंस। तो बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कि भाई क्या कन्वीनियंस है लेटर ऑन, इसको ऐसा रखने से बाद में जाके कुछ आपको सहूलियत मिल जाती है, उस बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले, पता नहीं आपने मेरा वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस का 11वीं कक्षा का देखा है कि नहीं, उसमें मैंने रेडियंस और स्टेरेडियंस के बारे में बात की थी। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे हम लोगों ने वहां पे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव है हमारा y k, that is Coulomb's constant, equals
1/4 pi epsilon, where epsilon represents the permittivity of medium, and if you write epsilon not over here, उसका मतलब है permittivity of free space या permittivity of vacuum. अच्छा, permittivity epsilon क्या है? अब मैं लिखता हूं, देखिए epsilon मतलब होता है permittivity, तो सबसे पहले तो permittivity, तो ये क्या है? एक मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक है. देखिए परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक, अरे बड़े ऐसे ऐसे शब्द हैं भाई, क्या बताएं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, और ये कुछ डिसाइड करता है. किस बात को डिसाइड करता है? कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस बात को डिसाइड करता है. तो बड़े प्यार से आपको लिखवाते हैं परमिटिविटी के बारे में. कहाँ लिखा था लेकिन पहले मैं, अच्छा, परमिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम विच, ये देखिए यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अफेक्ट्स, AFF, इन्फ्लुएंस करता है. अफेक्ट मतलब होता है इन्फ्लुएंस, विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस. बहुत बढ़िया. लेकिन इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं. तो एक बार फिर से पढ़िए. परमिटिविटी एक खासियत है माध्यम का, जो कि किस चीज पे प्रभाव डालता है? कि कितना फोर्स दोनों के बीच में बनेगा, उस बात पे प्रभाव डालता है. तो आप सोचेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. अगर दो चार्जेस हैं, ये हैं दो चार्जेस, देखा दोनों के बीच में क्या है? अभी हवा है, रूम में हूं मैं, ठीक. जाहिर सी बात है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मान लो ये प्लस है, ये माइनस से क्या होगा? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इस पूरे अरेंजमेंट को पानी के अंदर, अब मान लो मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूँ, रूम में पानी भरा है, ठीक, तो क्या होगा? फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा? रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो यही तो परमिटिविटी है. अब आपको बड़े प्यार से बताते हैं परमिटिविटी क्या है. समझने के लिए मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे है चार्ज Q1, यहाँ पे है चार्ज Q2, और दोनों के बीच में है, क्या है? दोनों के बीच में है एक माध्यम, दैट इज मीडियम. लेट्स से दैट देयर इज मीडियम 1 इन बिटवीन Q1 एंड Q2, एंड ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना? R. ये मैं मान लेता हूं, ठीक. अब मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा आपको. मान लीजिए यहां से 100 न्यूटन का फोर्स निकला. कितना? किसको खींचने के लिए? Q2 को. अभी फिलहाल ये इस पे कितना लगा रहा है? 100. ये भी इस पे 100 पे लगाएगा, मैं जानता हूं. अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो, कितना न्यूटन है? 100 न्यूटन. ये इफेक्टिव है. लेकिन बीच में क्या है? माध्यम है. देयर इज सम काइंड ऑफ मीडियम इन बिटवीन दीज टू, Q1 एंड Q2. इसके कारण क्या होगा? देखिए 30 न्यूटन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा. अब्जॉर्ब हो गया तो बचा कितना? 100 माइनस 30 कर लो आप, कितना बचेगा? 70 न्यूटन. अब ये 70 न्यूटन बचेगा, ठीक. तो ये इफेक्टिव इसको नहीं लिखते बच्चों, इसको मैं लिखता हूं इनिशियल या फिर ओरिजिनली ये कितना था? इतना था. अब देखिए 30 अगर न्यूटन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? बीच में यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज, दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, हवा, ये जो भी मीडियम है, पानी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक. तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, यही किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. ये परमिटिविटी को बताता है. यार ये स्पेलिंग लिखने में ना बेटे को बड़ी दिक्कत हो. परमिटिविटी, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है. एक और केस लो, यहाँ पे फिर से चार्ज लगाते हैं Q1, बिल्कुल सेम सेटअप रखते हैं. ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, सेम दूरी है मान लो. और बच्चों यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मैं मीडियम रखता हूँ, मीडियम क्रमांक 2, दूसरा मीडियम है. यहाँ हवा है, यहाँ पानी, ऐसा मान लो. अब एक काम करते हैं, फिर से 100 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए इस पे लगा रहा है. तो क्या पूरा का पूरा 100 न्यूटन से वो खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा. तो ओरिजिनल कितना है? वो तो 100 है, लेकिन असल में यहाँ पे पहुंचेगा कितना? कुछ और पहुंचेगा. बीच में क्या खा जाएगा? कौन खा जाएगा उसको? मीडियम 2 खा जाएगा. मान लीजिए 80 न्यूटन जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बच्चों बचा कितना? 100 में से 80 गया तो बचा कितना? 20. तो ये आपका इफेक्टिव फोर्स है. तो यहां इतना तो समझ में आ गया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स रहेगा, इफेक्टिवली कितना फोर्स रहेगा. ओरिजिनली तो कितना भी रह सकता है, 100 और 100 है, लेकिन डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है. उस पर डिपेंड करता है कि इफेक्टिवली ये इसको कितने से खींचेगा या फिर ये इसको कितने से खींचेगा.
ठीक है, ये चीज एक खास पैरामीटर से बंधी हुई है। उस खास पैरामीटर का नाम है क्या? परमिटिविटी। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को जरा पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है। परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पे शब्द यूज किया है अफेक्ट्स। समझ में आया? तो बच्चों इससे तो ये समझ में आया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए इसको तो नोट कर लेना यार। अब्जॉर्प्शन, ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए कौन से केस में ज्यादा अब्जॉर्ब कर लिया 80, तो फोर्स कितना हो गया? बहुत कम हो गया। और यहां पे कम अब्जॉर्ब किया तो फोर्स कितना हो गया? ज्यादा हो गया। सो एब्जॉर्प्शन ही परमिटिविटी है। तो हाई परमिटिविटी मतलब लेस फोर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। और लो परमिटिविटी मतलब हाई फोर्स। तो बच्चों यहां पे कैसा रिलेशनशिप समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में जो है ना एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको मैं बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ओके चलिए, वाह सारे उत्तर मिल गए आपको अभी। अगले 5 मिनट में और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ये सारी चीजें ना आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगी, आपको बता रहा हूं मैं। एनसीईआरटी उठा लो और भी कोई पुस्तक उठा लो, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो इतना मेरे को समझ में आ गया। ये जो फोर्स है किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? परमिटिविटी पे। माध्यम क्या है? ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग रहता है, अलग अलग मीडियम्स के लिए। एयर के लिए अलग है, फ्री स्पेस के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है। आप मैंने कुछ वैल्यूज लिख के रखे हैं पहले से, तो आपको मैं बता दूंगा जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको मिलती हैं। तो इतना तो मेरे को समझ में आया, बट अगेन ये 4 पाई कहां से आया? है अभी भी इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, तो उत्तर देते हैं आपको। अच्छा जरा सोचो 4 पाई कहां से आ सकता है? सोचो सोचो सोचो, सोचना चाहिए। पाई आ गया, 4 पाई आ गया, अरे क्या हो रहा है? देखिए थोड़ा सा एक रेडियंस और स्टे रेडियंस का कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे बच्चों। अगर मैं एक आर्क बनाऊं, मान लीजिए ये आर्क का लेंथ है l और ये रेडियस है r, तो थीटा क्या होता है? थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन ये होता है रेडियस। बहुत सही, तो आप जानते हो। ठीक है, अब मान लो ये आर्क बड़ा होते क्या होते क्या होते क्या होते क्या बड़ा होते होते तो क्या बन गया? गोला बन गया। तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? अगर इसकी त्रिज्या रेडियस अगर r है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से चलना चालू किया और वापस यहीं पे वापस आ गया, कितना हो जाएगा? ये 2 पाई r हो जाएगा। और किससे डिवाइड करना है? रेडियस से डिवाइड करना है, तो कट गया कितना आ गया? ये 2 पाई। तो एंगल कितना आ गया? 2 पाई। मतलब अगर फुल गोला, ये जो आर्क जो है, आर्क यहाँ पे जो एंगल बनाता है, अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, किस में निकल के आती है? आपकी रेडियंस में। तो यहाँ पे रेडियंस क्या निकल के आया है? ये 2 पाई रेडियंस। तो पूरे गोले के लिए, सर्कल के लिए कितना है? 2 पाई रेडियंस। तो ये जो है ना, ये प्लेन ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लेन जियोमेट्री। और हम लोग किस वातावरण में है? 2D वातावरण में है, हम लोग बोर्ड में है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये अपने आप में क्या है? एक प्लेन है। इसके लिए हमको पता चल गया कि भैया पूरा का पूरा 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियंस होता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई 2 पाई रेडियंस जो है वो मतलब 360 डिग्री, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पाई रेडियंस है ये किसके बराबर है? ये 180 डिग्री के बराबर है। हम लोग मान लेते हैं कि जो पाई बाय 2 रेडियंस है ये किसके बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर है। करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेडियंस का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियंस, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है। ये तो सिंपल प्लेन एंगल है ना, अरे 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 लिख देना चाहिए, कैसे बोल रहा हूं मैं? ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। बहुत सही। वैसे एक और एंगल होता है 3D में, जो एंगल बनता है 3D के वातावरण में, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ध्यान से देखना। और उसकी जो यूनिट होती है, इकाई, यहाँ तो रेडियंस है, उसका यूनिट होता है स्टे रेडियंस। अब आपको बताते हैं, पहले तो इसको नोट करो यार। अच्छा जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बता देता हूं। ओके, अरे है समझदार बच्चे हो तुम लोग। स्टे रेडियंस, तो बच्चों जरा देखो, इसका भी पेट्रोल खत्म होने वाला है। यहां पे मैं कुछ बनाता हूं। गोला बनाना बहुत मुश्किल लगता है। ये है केंद्र। क्या बनाया मैंने?
सर सर्कल बनाया है आपने, अरे सर्कल नहीं बनाया मैंने गोला बनाया है। प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल, भले उसको कहीं से भी देखो नजर क्या आता है, सर्कल। ठीक, तो आपको मानना है क्या है, गोला। गोला है मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकली अच्छे भाषा में हम इसका क्या नाम देंगे, विल कॉल इट अ स्फीयर। दैट स्फीयर इज हैविंग सम काइंड ऑफ रेडियस विच इज आर। अरे बहुत बढ़िया। क्या सीखना चाह रहे हैं हम लोग, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए जैसे मैंने आपको आर्क बना के बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको कोन बनाऊंगा। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसा हल्का सा उठा हुआ रहेगा। ठीक है, परफेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए बच्चों। ये रेडियस कितना है, आर। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है ना, जैसे वहाँ पे प्लेन एंगल आया तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो सरफेस है यहाँ पे, ठीक, ये जो गोला है, ये पूरा इसका क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया है, ऐसा। अरे बड़ा बिना कोई ऑब्जेक्ट के सोचना बड़ा मुश्किल है यार। लेक्चर के पहले एक आध बॉल को मेरे पास रखना था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, एरिया पैच। पिछली बार क्या आया था, आर्क लेंथ, इस बार एरिया पैच। ये क्या है, एरिया पैच। एरिया कैसा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा आप कह लो। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए अगर आप पूरे गोले की बात करेंगे तो पूरे गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, पूरे गोले का कितना हो जाएगा, अरे सर ये तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नीचे आर स्क्वायर आंसर कैंसिल, ये कितना आ गया, समझ में आया। जब प्लेन एंगल की बात करते हैं तो हम लोग सर्कल की बात करते हैं। सर्कल कैसा ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, उसके लिए एंगल कितना होगा, 2 पाई होगा, यूनिट क्या होगा, रेडियंस होगा। उसी प्रकार से सर्कल के जगह आप जब गोले की बात करोगे तो कौन सा एंगल आएगा, सर सॉलिड एंगल आएगा। तो सॉलिड एंगल कैसे निकालोगे, सर जो भी एरिया रहेगा ना कोन का, वहां उस एरिया को पुटअप करेंगे, नीचे उस स्फीयर के रेडियस से हम लोग स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे। तो क्या निकल के आया, 4 पाई। तो पूरे के पूरा जो स्फीयर है उसका सॉलिड एंगल कितने के बराबर है, 4 पाई के बराबर है। इतना समझ में आया, हाँ नोट करिए। फिर आगे की कहानी बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नोट करो। ठीक है भाई, ठीक है सर, समझ में आ गया, ओके। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। सवाल अभी भी वही है, जरा सम्मान के लिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। सवाल अभी भी वही है कि सर बट हाउ डू वी एंड अप विद दिस वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इफ आई राइट सबस्क्रिप्ट में अगर मैं एक नॉट लिखता हूं ना, तो उसका मतलब हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। एनीवे वो समझ जाओगे। अभी थोड़ी देर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे, मजा आएगा। अच्छा, ये कैसे होता है सर, ये तो बताइए, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने ये बता दिया परमिटिविटी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे परमिटिविटी ज़्यादा है, कितने को ऑब्जर्व कर लिया, 80 को ऑब्जर्व कर लिया, तो मतलब परमिटिविटी ज़्यादा है। तो क्या काम हो गया, इफेक्टिव फोर्स कम हो गया। यहाँ पे परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज़्यादा हो गया उसके मुकाबले। ठीक, तो आप इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोल दिए। लेकिन सर ये कैसे आया, तो चलो और सीक्रेट नहीं रखते आपके सामने, इस फाइनली सीक्रेट को डिस्क्लोज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 का, ये चार्ज मैंने बनाया, तो इसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगा, एक वातावरण बन जाएगा। अगले चैप्टर में आपको इसके बारे में बड़े डिटेल में बढ़ाएंगे। इस वातावरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और इस फील्ड में इस चार्ज द्वारा किए गए फोर्स को कोई एक दूसरा चार्ज जो है वो महसूस कर सकता है। मान लीजिए इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में जो फोर्स बनता है वो कितने के बराबर है, F के बराबर है। ठीक, ये 3D स्पेस में जितना भी फोर्स बन रहा है वो कितने के बराबर है, F के बराबर है। तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने प्लेन एंगल के बारे में बात की थी, तो पूरा जो सर्कल के लिए प्लेन एंगल होता है वो होता है 2 पाई। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 3D स्पेस है, ये गोला है, ये जैसे सॉर्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हो। तो ये 3D स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसा देखिए, मान सोचिए ये पॉइंट चार्ज है, तो फील्ड लाइन सिर्फ ऐसी नहीं बढ़ेंगी, इस तरफ भी बढ़ेंगी, पीछे की तरफ भी, इधर भी, एवरीवेयर। 360 डिग्री बोलना भी नहीं सही नहीं है, लेकिन 360 डिग्री 3D में है, ऐसा आप सोचो। तो पूरे स्पेस में जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, अभी पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने देखा, वो होता है 4 पाई रेडियंस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखता हूँ,
इसको मैं कहता हूँ चार्ज Q2। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो जाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे फोर्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन लगेगा, राइट। इफ दिस इज द प्राइमरी फोर्स तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी नहीं, इसको F मेन कहते हैं, इसको F फ्रैक्शन कहते हैं, समान लो एक फ्रैक्शनल अमाउंट कितना रहेगा, तो पूरे के लिए कितना है 4 पाई में कितना है F है, तो इस पूरे में कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूं F फ्रैक्शन तो ये कितने के हो जाएगा, मेन फोर्स जो F है वो किससे डिवाइड हो जाएगा 4 पाई। तो यहां से एक छोटा सा, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ फोर्स निकलेगा, ये सारे फोर्सेस को अगर आप ऐड करते जाओगे 3 डायमेंशनल स्पेस में तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, F मेन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूं कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसी कारणवश आप देखोगे F किसके बराबर है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और हम फर्दर जाके K मतलब क्या होता है, K मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये फर्दर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। 4 पाई क्यों आया, समझ में आया बच्चों सबको, स्टेरेडियन वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी, छोटे में लिख रहा हूं ऑफ द मीडियम, ठीक है। ओके, तो स्कूल लेवल पे इतना शायद ज़्यादा जानकारी देना सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक फिजिक्स एंथुजियास्ट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आया हो कि K का वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा गया है। तो ये एक उसका रफ और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो इसको नोट करिए, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर तो एक आपको मिल गया, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल्स को ना हम लोग पैरेलली पढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया भी नहीं, पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता हूँ और कूलम का क्या एक्सपेरिमेंट था वो भी आपको बताएंगे। चलिए, इतना हो गया। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या चीज है, देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी भाई इस रूम में से हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो उसका परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई माध्यम है तो उसका परमिटिविटी हमें पता होना चाहिए, उसको एप्सिलॉन लिखो सिर्फ। अगर हवा है तो हवा के लिए भी एप्सिलॉन का कुछ वैल्यू है, मैंने नोट करके रखा है, आपको अंत में सारे वैल्यूज में लिखवा दूंगा, लिख लेना, ठीक है। तो आपको भी एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अलग अलग मीडियम्स में कैसे फोर्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ने वाले थे बच्चों हम, ओहो कोई कांस्टेंट बोला मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी AKA और क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत सही, इसका पेट्रोल तो खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है। अब बच्चों इसको जरा पढ़ते हैं हम। ओके, कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए करेंगे हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। देखिए, दो चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। Q1 इसको एक फोर्स लगाएगा F, Q2 इसको एक फोर्स लगाएगा, ये भी F है, म्यूचुअल फोर्स है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब मान लीजिए दोनों के बीच में सबसे पहले जो मीडियम है, कोई एक मीडियम है दोनों के बीच में जिसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स बनेगा वो किसके बराबर रहेगा, K इंटू, अच्छा K क्यों लिख रहा हूँ मैं, सीधा मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच में। इसको आप ले लो पहला समीकरण, यहाँ पे दोनों के बीच में मीडियम क्या है, कुछ मीडियम है, तो इसको मैं MED, एनी गिवन मीडियम। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसको मैं चेंज करता हूँ। मान लीजिए दोनों के मीडियम है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम। बहुत सही, ये हो गया वैक्यूम। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा F वैक्यूम, की कितने के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, भाई मीडियम खुद ही वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, चार्जेस वही हैं, सेटअप बिल्कुल वही है, उठा करके मीडियम चेंज किया गया है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 मान लो। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों हम लोग, इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा F वैक्यूम डिवाइडेड बाय आ जाएगा F मीडियम, एनी गिवन मीडियम।
अब ये तो कैंसिल होना ही होना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो है ना बच्चों, ये जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पॉपुलरली नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी लिखना यार बड़ा दिक्कत होता है, मुझे नहीं लिखूंगा मैं, ठीक। हाँ आप कह सकते हो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर किसी भी मीडियम का आपको परमिटिविटी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी पता होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करोगे, फॉर्मूला तो मैं नहीं लिखने, आप लोग चाहो तो इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस इन एनी गिवन मीडियम। बस इतना लिख लो। फिर से रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्जेस। तो आपके पास चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, बस आपको माध्यम बदलना है। एक बार माध्यम क्या है, वैक्यूम है, और उसके बीच में फोर्स निकालना है। फिर से Q1, वही सेम पेयर ऑफ चार्जेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितना रहेगा, R रहेगा। अब यहाँ पे कोई एक मीडियम है, ठीक, एनी गिवन मीडियम। अगर इन दोनों के फोर्सेस का बीच का रेशियो आप निकाल लेते हैं तो आप रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि निकल के आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर। तो बच्चों यही है फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ओके, तो बच्चों अब समय आ गया है इतिहास में चलने का, और कूलम के जर्नी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। 5 मिनट में उसकी जर्नी को हम लोग ब्रीफली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कैसे वो फाइनली अपना रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट दो चार्ज बॉडीज के बारे में दे पाए, जो कि बात करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में, या फिर ऐसा मैं बोलूं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए कूलम की कहानी शुरुआत होती है फ्रांस में, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड ही ऑल्सो हैपन टू बी अ मिलिट्री इंजीनियर एंड सर्व्ड इन दी वेस्ट इंडीज। तो वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और उनके करियर की शुरुआत हुई थी एज अ मिलिट्री इंजीनियर इन वेस्ट इंडीज। उसके बाद 1776 में उनका रिटायरमेंट हो गया, वो पेरिस वापस आ गए, छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीद करके उन्होंने वहाँ पे एक रिसर्च लैब इस्टेब्लिश की, और उनका उद्देश्य था कि भाई दो चार्ज बॉडीज़ के बारे में या दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप होता है उसके मैग्नीट्यूड का पता लगाना, ठीक है। तो जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ओके। अच्छा, इस बीच जब उन्होंने अपनी रिसर्च चालू की, उन्होंने एक यंत्र का इन्वेंशन किया। उस यंत्र का बच्चों नाम है टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस क्या करता है, फोर्स को सेंस करता है, छोटे छोटे फोर्सेस को भी सेंस कर लेता है, और सेंस तो करता ही है, साथ में उसको मेजर भी करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको तो फोर्स का क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए था, तो इस यंत्र का बहुत ज्यादा काम आया। लेटर ऑन आप ये भी जानेंगे कि भाई इसी यंत्र का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर कैवेंडिश ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी वेरीफाई किया। मतलब दो छोटे छोटे मासेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है ना, बहुत छोटा फोर्स रहेगा, लेकिन जो भी फोर्स डेवलप होगा उसको सेंस किया और उसको मेजर किया और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई किया, ठीक है। हम बेसिकली इस बात में इंटरेस्टेड है कि भाई कूलम के साथ ऐसा क्या घटा और कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे डिजाइन किया, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको ये बताते हैं। देखिए कूलम ने क्या किया, और उस जमाने में 1776 की बात है, और लगभग ये जो स्टेटमेंट आया था 1785 में, इट वाज इन द ईयर 1785 व्हेन दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कूलम, राइट। वो जो बात करता है फोर्स के बारे में। कूलम ने क्या किया, एक स्फीयर लिया और मान लो उस स्फीयर को उन्होंने चार्ज दे दिया, कितना, +Q। पूरे स्फीयर में चार्जेस फैले हुए हैं, कितने चार्जेस फैले हुए हैं, +Q। अब इस स्फीयर को उन्होंने कांटेक्ट में लेके आया दूसरे स्फीयर के साथ, तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट में आ गया, दोनों मेटल बॉडीज हैं, तो चार्ज जो है आधा आधा हो गया। पहले इसमें Q था, अब क्योंकि संपर्क में आ गया, दोनों में कितना हो गया, इसमें भी +Q/2, इसमें भी +Q/2।
अब इसमें से एक चार्ज ऑब्जेक्ट को उठा के वो यहाँ पे रखे, ठीक है, और उसको दूसरे स्फीयर के साथ संपर्क में लाए। अब क्या होगा, जो Q/2 था अब वो फिर से डिवाइड हो जाएगा Q/4 में और Q/4 में। देखिए संपर्क में लाने से कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी जो चार्ज था वो फैल जाएगा। तो पहले कितना था, Q था, उसको एक अनचार्ज स्फीयर के साथ संपर्क में लाए हम लोग, तो Q/2 फिर Q/2 को हम लोग एक और अनचार्ज स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाए, तो Q/4 ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे सेट बनाए। Q/4 को फिर टच कराओगे तो ये बन जाएगा Q/8 और Q/8। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनिए। उनके एक्सपेरिमेंट के दो मोड थे। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट का मोड 1 बताते हैं। मोड 1 में क्या करना है, चार्ज सेम, चार्ज को हम रखेंगे सेम एंड डिस्टेंस को करेंगे हम लोग वेरी, डिस्टेंस को हम लोग करेंगे वेरी। मान लीजिए मैं बात करता हूं Q/2 की और मैं यहां पे भी बात करता हूं Q/2 की, तो पहले इसके बीच पर डिस्टेंस रखा D1 और अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स 1 कितना आया, कुछ ना कुछ तो आया होगा। किसके जरिए आया, मैंने आपको बताया ना, इस बीच उन्होंने एक यंत्र का इन्वेंशन किया था, उस यंत्र का क्या नाम था, टॉर्शन बैलेंस। तो उसके जरिए उन्होंने फोर्स 1 कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने क्या किया, अब हल्का सा डिस्टेंस इसको बढ़ाया, अब ये हो गया फिर से Q/2, भाई चार्ज तो वही है, डिस्टेंस बढ़ा दिया, इधर भी कितना है Q/2। अब इसके जरिए उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, F2। ऐसा करते करते डिस्टेंस को वो चेंज करते गए, ठीक है। ये मोड 1 था। मोड 2 में बच्चों उन्होंने क्या किया कि चार्ज जो है इसको उन्होंने रखा कांस्टेंट और वेरी किया किसको, देखिए चार्ज को सेम रखा, अच्छा चार्ज को हम वेरी करेंगे मोड 2 में और डिस्टेंस को हम लोग रखेंगे कांस्टेंट। ये बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। चार्ज को वेरी करना है तो इधर आप रख दो Q/2, इधर आप रख दो Q/4, डिस्टेंस को आपको सेम मेंटेन करना है। डिस्टेंस कितना है, D है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया Q/4 और यहाँ पे कितना हो गया Q/8, डिस्टेंस सेम मेंटेन करना है। अब यहाँ पे कितना हो गया Q/8 और यहाँ पे कितना हो गया Q/2। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस सेम रखे, चार्ज को वेरी किए और सारे ही केसेस में उन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे F4, यहाँ पे F5, यहाँ पे F6। अब जितने भी फोर्सेस कैलकुलेट हुए F1 F2 से लेके Fn तक, जितना भी मैं मान लूँ, इन सब को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी फोर्सेस हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस के प्रोडक्ट पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस पर, जिससे कि वो फाइनली अपना कूलम का स्टेटमेंट बना पाए। तो ये थी कहानी एज एन हाउ कूलम रीच्ड दिस रिजल्ट, मतलब कूलम्स स्टेटमेंट, जो कि बात करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन के बारे में। हेलो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म की ओर, ठीक है। देखते हैं वेक्टर फॉर्म से कैसे डायरेक्शन का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं बड़े बड़े ही अच्छे तरीके से। भाई सारा कार्यक्रम चालू करने से पहले किसी भी वेक्टर को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको दो बातों का पता होना जरूरी है। एक है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन। जब कभी भी मैं लिखूं वेक्टर तो आप समझ जाइए ये दोनों बातों का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, इसको मैं अपनी कल्पना के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो इसके दो वर्जन्स हैं। एक है बेबी वर्जन, बहुत ही सिंपल सा वर्जन। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, फिर इसके बाद वाला जो वर्जन है उसको भी देखेंगे। बेबी वर्जन पहले आप समझ जाओ, फिर प्रो वर्जन तो आप अपने आप समझ ही जाओगे। मान लीजिए दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 और कुछ दूरी पर है यहाँ पे चार्ज Q2, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस R है, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो Q1 Q2 को राइट हैंड साइड में पुश करेगा, दिस इज फोर्स 2-1, और Q2 क्या करेगा, Q1 को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेगा, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। बच्चों कहीं पर भी F12 लिखा है तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और अगर कहीं पे लिखा है F21 और ये वेक्टर है ना, इस बात का ख्याल रखना है हमने। F21 लिखा है तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बहुत बढ़िया। साथ में हमको जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए देखिए, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से इसको बनाते हैं। ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, ये है प्लस, ये है प्लस, यहाँ पे लगा एक फोर्स पुल
और यहाँ पे भी एक लगा फोर्स, ये इसको पुश कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, और ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। अब ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसमें तो मसला आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा R, ठीक। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ लिख सकता हूँ, R1 से 2 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको R2 से 1 भी लिख सकता हूँ। R1 से 2 मतलब 1 से 2 तक का डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक एरो लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 से 2, ठीक है, तो ये उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। इसका बात समझ में आया, इसका डायरेक्शन क्या है, 1 से 2, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। अगर मैं ये वाला डायरेक्शन लगाता हूँ तो ये R कहाँ से, 2 से 1 की दिशा में, 2 से 1 की दिशा में, ठीक, ये वो वाला यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम फोर्स 1 2 की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, इन दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा बताइए, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, जरा सोचो। हम बात कर रहे हैं फोर्स 1 2 की, तो अगर फोर्स 1 2 की बात कर रहे हैं तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो लिख लोगे, तो वहां पे आ गया उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या बोलोगे, सोचिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। हाँ भाई, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन देखिए LHS है। LHS कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला, ऑप्शन बी है, तो हम लोग R21 का यूज करेंगे। अब मैं आपको फोर्स लिख के बताता हूं। पहली बात तो ये कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, तो क्या करें, पहले 1 2 लिखें, 1 2 लिख लेते हैं। तो 1 2 कैसे लिखोगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सिर्फ लिखो आप आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अलग से यहाँ पे थोड़ा सा सम्मान के साथ मैं लिख देता हूँ MAG, मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन के लिए क्या करना है, हम लोग को यूनिट वेक्टर लगाना है यहाँ पे, ये डायरेक्शन का हो गया हिसाब किताब, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए मैंने जैसे बताया, ये 1 2 LHS जा रहा है, LHS जाने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा, ये वाला कि ये वाला LHS जा रहा है, तो R क्या लगेगा यहाँ पे, 2 से 1, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2 से 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये एक वेक्टर तो ये हुआ। आप चाहो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी निकाल सकते हो। अल्टीमेटली फंडा वही रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन लिख दो आप आर स्क्वायर। अभी डिसाइड करते हैं, यहाँ 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 से 1। फोर्स कहाँ से, 2 से 1। RHS में कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये तो नहीं है, ये तो इधर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये मैग्नीट्यूड का हिसाब किताब हो गया बच्चों। मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये 2 1 है, तो आप इतना समझ गए, लॉजिक समझ में आ गया, ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 2 1 है तो ये 1 2 है। बहुत बढ़िया, ठीक, मेरे ख्याल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ब्रैकेट में आ गया मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट के बाहर जो है वो उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो एकदम अगर आपके सामने एक 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये फंडा लगा सकते हो, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेबी वर्जन है। इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, कितना, 5 कूलम का, एक पॉइंट चार्ज, 2 3 4, यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज है, कितना, 5 कूलम का, ठीक है। अब अगर आपको फोर्सेस बताने हैं तो ये जो चार्ज है ये Q1 है, ये है Q2, ठीक। चलो 5 की जगह ना कुछ और ले लो यार, और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। बहुत बढ़िया, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन लिखते जाऊँ 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है जे। आपको ये बताना है कि भैया ये दोनों का रिपल्जन फोर्स कितना होगा, ये F ऑन 1 ड्यू टू 2 है, और इस तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। दो वेक्टर्स आएंगे, कोई भी कैलकुलेट कर लो। ये बात तो जाहिर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हाँ, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, जो कि ये इक्वेशन आपको स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप फोर्स निकालोगे ना बच्चों, सिंपल, मैं म्यूचुअल फोर्स निकाल के बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम रहेगा। ये कितना रहेगा, K 5 10 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो ये मीटर्स में है, ये किस में है, मीटर्स में है, तो 4 में से 1 घटा दो, 3 आया, ठीक है। 3 ब्लॉक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब हमको डायरेक्शन फिट करना है। खैर अभी फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान दीजिए। 10 5 इज 50, 50 बाय 9, तो 50 बाय 9 K। अब डायरेक्शन की बात आ रही है। अगर आप बात करोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और बात करोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
दोनों का आप डायरेक्शन पता लगा सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए दोनों का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एक 50k/9 और यहाँ पे भी कितना आएगा 50k/9। k का वैल्यू बच्चों आपको पता है, ये होता है 9 × 10⁹ क्या यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इजंट इट। तो ये तो बच्चों हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, वी नो वेरी वेल दैट दिस 1/2 इसका डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये राइट हैंड साइड में, तो जो राइट हैंड साइड में है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहाँ पे सिर्फ आप लगा लो आई कैप, क्योंकि ये प्लस आई कैप आएगा। जो इस डायरेक्शन में है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप आएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ प्लस आई कैप आया है, यहाँ माइनस आई कैप आएगा, तो यहाँ पे क्या करो आप, ये माइनस का साइन लगा लो, खेल खत्म। जे के लिए भी कर सकते हो। दिक्कत कब आता है, प्लेन में जब ऑब्जेक्ट्स हों आपके पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए इस प्लेन में अगर पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पे है, दूसरा Q2 यहाँ पे, तब आप किस प्रकार से एनालाइज करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग प्रो वर्जन। तो बेबी वर्जन समझ में आ गया। अब जरा मैं हटता हूं, नोट कर लो आप। प्रो वर्जन सीखे, चलिए। ओके, अब जरा प्रो वर्जन देखिए। तो पहले तो एक बहुत ही जनरलाइज सेंस में आपको बताएंगे, फिर एक एग्जांपल देंगे। प्रो वर्जन देखिए भाई, तो एक काम करते हैं ना, मैं ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, जिसपे कि नेट चार्ज है, इसमें नेट चार्ज Q1 है, इस पे नेट चार्ज Q2 है, और मान लीजिए दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव है। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ये जो है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 का, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर, तो इसको क्या लिखोगे R1, ठीक है, टोपी के साथ में, और ये हो जाएगा चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर, तो इसको क्या लिखोगे R2। बहुत सही। अब देखिए इन दोनों को हम लोग यहां पे ऐसा करके जोड़ सकते हैं, है ना। ओके, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसको मैं थोड़ा सा रंग बदलता हूं। तो देखिए एक फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, जो कि इस दिशा में लगेगा, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ठीक है। दूसरा फोर्स 2 लगाएगा कहां पे, 1 पे, तो ये क्या है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। एक LHS में है, दूसरा RHS में। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे ये हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करना है यहां पे, अगर मैं सीधा यहां पे लिखने जाऊं, इस वाले फोर्स पे बच्चों ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, यहां से इसको 1 से 2 है, तो इसको आप R1 से 2 भी बोल सकते हो, आप इसको R2 से 1 भी बोल सकते हो। कौन सा हम लोग लेंगे, आपको जरा सोचना पड़ेगा। आप 1 से 2, ये जो फोर्स लग रहा है, ये 2 से 1 की दिशा में लग रहा है कि 1 से 2 की दिशा में लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है ये 1 से 2 की दिशा में लग रहा है कि 2 से 1 की दिशा में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये वाले फोर्स की, ठीक है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, 2 से 1, ये वाला होगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से 1। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या आ जाएगा, 2 से 1, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम चाहें तो इसका एक और वर्जन मैं आपको बताता हूँ। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये F2 से 1 जो है, इसको भी आप लिख सकते हैं FQ1 Q2 डिवाइडेड बाय, पहले तो ऐसे ही लिख दीजिए, फिर इसका यूनिट वेक्टर का हिसाब किताब लगाते हैं R कैप। ये 2 से 1 है, मतलब 2 से 1 नहीं कहना चाहिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये राइट हैंड साइड में है, मतलब 1 से 2 का दिशा है, 1 से 2, और ये भी क्या आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए R21 क्या है, ठीक। तो ये वैल्यू तो आप पता लगा लोगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उनके बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, कैसे पता लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1
प्लस √y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, ये तरीका है। खैर इतना करने की ज़रूरत आएगी भी नहीं, ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें बिना ये सारे फॉर्मूलेस के कॉमन सेंस के थ्रू आप कर लेंगे वर्कआउट। टेंशन मत लो, अभी फिलहाल इन बेसिक्स को समझो। अब देखिए यूनिट वेक्टर, किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका है गिवन वेक्टर। तो भाई हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए तो किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के बजाय आप लिख दो मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं? गिवन वेक्टर जो भी है डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप अब जरा सोचो, r अगर 1 से 2 की आप बात करते हो तो r 1 से 2 को आप क्या लिख सकते हो? ये यूनिट वेक्टर है। तो गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा? r 1 से 2। ठीक, और देखिए एक चीज याद रखिए, फोर्स में जब मैं सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ ये 2 ड्यू टू 1 है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, लेकिन r के साथ जब मैं सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ तो ये डायरेक्शन बता रहा है 1 से 2 की दिशा में, मतलब इस दिशा में, और r से 2 से 1 मतलब इस दिशा में। ये चीज, इसको लिखने का तरीका है r 1 2, बस, बहुत आसान। दूसरा, आप चाहो तो यहाँ पे r, फिर से मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ 2 1 इज इक्वल टू r 2 1, ये हो गया गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस 2 1, खत्म। ये दो चीजें। अब इसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको देखते हैं। बस इन वैल्यूज को आपको यहाँ पे प्लग इन कर देना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ r 2 से 1, 2 से 1 तो आपने यहाँ पे रखा तो एक वेक्टर आ गया। ये पहले यूनिट वेक्टर था, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में वेक्टर आएगा, डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस है, तो एक वैल्यू है, एक संख्या है, वो इससे गुणा हो जाएगी। 2 से 1, ये भी 2 से 1, ये स्क्वायर और ये सिंगल, तो क्यूब आ जाएगा। अल्टीमेटली बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये k टाइम्स ऑफ q1 q2 डिवाइडेड बाय r 2 से 1 का क्यूब मल्टीप्लाई r 2 से 1 ये वेक्टर। एक और तरीका है लिखने का, मैं चाहता हूं आप इस फंडामेंटल तरीकों को फॉलो करें। अगर ये फॉलो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एज अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके सामने सारे ऑप्शंस हम रखें। ये भी वैसे ही हो जाएगा k q1 q2 r, देखिए यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 है, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, r 1 2 का हो जाएगा ये क्यूब। चाहो तो यहाँ पे भी आप मॉड्यूलस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो हमने 1 2, ये तो ऊपर में तो वेक्टर है ही r 1 2 और ये आ गया वेक्टर। आपकी मर्जी है, आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर बताइए तो हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे? हमको कैसे पता चलेगा वो वेक्टर कौन सा है जिसका हमको मॉड लेना है? वेक्टर में हम लोग मॉड लेते हैं, आपको याद है ना, ai प्लस bj। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस लेते हैं कि नहीं? क्या निकलता है मॉड्यूलस इसका? √a² प्लस b²। उसी प्रकार से आपको पहले वेक्टर तो पता हो i और j के टर्म्स में, तभी तो आप जाके उसका मॉड्यूलस निकालोगे, मतलब उसकी लंबाई कैलकुलेट करोगे वो वेक्टर की। कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा झोल झाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मैंने लिखा है अभी तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 11वीं के वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप टेंशन ही मत लो बिल्कुल 12वीं क्लास में आपको, क्योंकि यहां पर भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फोर्सेस आएंगे। पूरे फिजिक्स में फोर्सेस ही फोर्सेस हैं, बस रूप बदलते हैं। बनाए, देखिए इसको लिखने के मैं आपको स्टाइल बताता हूं। ये जो बना है यहाँ पे, इसको मैं दो तरीके से बनाता हूं। ये है Q1, ये है आपका ओरिजिन O, मान लो ये ओरिजिन O है, एक ये ऐसे जुड़ा है, दूसरा ऐसे जुड़ा है, ये Q2 और ये, फिर ये एक और बार मैं बना लेता हूँ, ये Q1, ये Q2 और ये। देखिए बच्चों यहाँ पे एक एरो इस तरफ है, ये कौन सा है? ये R1 पोजीशन वेक्टर। जो भी चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी उसका कोऑर्डिनेट है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो R1 आप क्या लिखोगे पता है? R1 लिखोगे 3i प्लस 4j। अब मेरी बात को समझो, ठीक। इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। खैर अभी टेंशन मत लो, बस ज्ञान लेते जाओ, समझ जाओगे सब कुछ। अच्छा, तो R1 आपको पता चल गया बच्चों, और वैसे ही यहाँ पे जो भी इसका कोऑर्डिनेट रहेगा आप R2 लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे दो वर्जन है हमारे पास, एक R2 से 1 है। अगर 2 से 1 है तो 2 से 1 की दिशा में ये इस तरफ आएगा, R2 से 1,
अब देखिए यहाँ पे फिर से ये तो R1 वेक्टर है और ये जो है चार्ज 2 के लिए ये R2 वेक्टर है। अब यहाँ पे एक और वर्जन आएगा, जैसे 2 से 1 का आया वैसे 1 से 2 का भी आएगा। 1 से 2 की दिशा में वेक्टर को लगाना है, 1 से 2 की दिशा में। बहुत सही। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। देखिए सिंपल, जब आप करते हैं एडिशन 2 + 2 4 होता है। वेक्टर में 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा कहते हैं, ठीक। ये पूरा ग्राफिकल अप्रोच रहता है। देखिए अगर ग्राफिकल नहीं आता तो फिर आईजे के वाला अप्रोच आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे R2 + R21 = R1, ये दोनों सेम सेंस में है एंड दिस इज इन दी ऑपोजिट सेंस। यहाँ पे देखिए ये इधर जा रहा है। अच्छा, R1 + R12 = R2, ये है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ R1 = R2 + R2 से 1। तो आप बोल सकते हो R2 से 1 जो आएगा वो आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बहुत सही, चेक कर लो यार एक बार। R1 = R2 + R2 से 1, बहुत सही। सिमिलरली उसी पैटर्न में आप इसको भी लिख सकते हो। तो देखिए ये प्लस ये, मतलब वेक्टर R1 + R1 से 2 = R2। आपको लिखना है R1 से 2, R1 से 2 बराबर हो जाएगा R2 - R1, ठीक है। 2 से 1 है तो यहाँ 1 - 2, यहाँ 1 से 2 है तो 2 - 1। समझ जाओ अब आप, बस इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देना है और खेल खत्म है। एक मैं लिख के दिखाता हूँ, दूसरा आप खुद लिख लेना। मैं F1 से 2 का आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक। ये रिजल्ट आया था, इसी को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का आपको मॉड लेना है वो वेक्टर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 से 1 वाला है, 2 से 1 तो यहीं पे आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब पूरा सम्मान के साथ k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε। अगर माध्यम का पता है तो उसका एप्सिलॉन पता होना चाहिए। अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या था, R2 से 1 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है। स्क्वायर तो यहाँ पे क्यूब है। तो बच्चों यहाँ पे R2 से 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा R1 - R2, ये लगे वेक्टर्स, और जो भी मॉड्यूलस आएगा उसका लेना है हमको क्यूब। और यहाँ पे आ गया R2 से 1 मतलब R1 - R2, ये वेक्टर है। मतलब यहाँ IJ वाला हिसाब आएगा और यहाँ पे जो भी IJ वाला आता है उसका मॉड लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, दूसरा आप लोग खुद बना लोगे, मेरे को जो पता है। अब आपको आ गया बेबी वर्जन भी, अब आपको आ गया प्रो वर्जन भी, दोनों वर्जन आ गए अब आपको। अब मेरे ख्याल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं क्या, एक देखोगे सही में? चलो पहले इसको नोट करो, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एकदम रियलिस्टिक एग्जाम्पल, समझ जाओगे सब। हो गया? पॉज कर लो यार, पॉज कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो। चलिए अब एक एग्जाम्पल बता ही देते हैं यार आपको। चलो, प्रो वर्जन भी समझ गए यार, समझदार हो यार आप लोग। ये मेरा व्हाइट बोर्ड भी खराब हो गया है, ये देखो, ये जो लैमिनेट है ना उसने पीछे का जो वुड है उसको छोड़ दिया है। ओके, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना जरूरी है। क्या है, हमको पता होना चाहिए पोजीशंस, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर कि एक एक्सेस चार्ज हो, ठीक है, उस पर हमको पता चलना चाहिए कि वो चार्ज एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है उसका, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्रमांक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1। दूसरा कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ, चलिए दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5 5, और y में 1 2 3 4 5, 4। बहुत सही,
दिक्कत होगी, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल में ठीक है। और दिक्कत होगी, अरे चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब तो ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएगा। तो क्या है, x में तो 1 है लेकिन y में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे चार्ज क्रमांक 1, चार्ज क्रमांक 2, यहाँ पे जो चार्ज है इसको हम लोग बोलेंगे Q1, इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे Q2। ठीक है, अब देख लो यार, अब आप एक बार में देख लो, ये भी 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है। चलो आसानी के लिए यार, डेटा को नहीं तो सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। काला पेन कहाँ है? चलो भाई, आपको बताना है, अगर एक चार्ज 5 कूलम का और 5 कूलम का 1,3 पे, दूसरा 5,4 पे रखा हुआ है, और बाय द वे ये दोनों चार्जेस का जो स्वभाव है, नेचर है, वो पॉजिटिव है, तो दोनों जाहिर सी बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे पहला काम, दोनों चार्जेस को ना एक लाइन से जोड़ दो। क्या लाइन खींचा रे, अब सही है। ये इसको पुश करेगा तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है इधर, और ये जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो ना ये म्यूचुअल फोर्स में निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अरे के टर्म्स में निकाल लेते हैं ना, तुम लोग करते रहना। के का वैल्यू मैं नहीं पुट करा, तुम लोग करना कि कर दें। चलो कर देते हैं यार, 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच का दूरी। ये दूरी कितना है बताइए? अरे आप जानते हो, अरे जानते हो भाई, जानते हो, नहीं निकाल सकते? 4 में से 3 घटाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटाओ, कितना आया? 4, और उसका स्क्वायर 16 और 1 17, अंडर रूट ऑफ 17, खेल खत्म। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 17। अब ये आ गया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 17 और उसका स्क्वायर। हमको तो स्क्वायर करना है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? इन दोनों के बीच का दूरी है, ये आर है। ये आर 1 से 2 भी हो सकता है, ये आर 2 से 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो। अगर फोर्स 1 2 की बात कर रहे हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इधर वाला डायरेक्शन रहेगा 2 से 1, मतलब इसको हम लोग लेंगे। अगर हम लोग फोर्स ऑन 2, दिस चार्ज 2 ड्यू टू 1 की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो मतलब आर 1 से 2 की दिशा में लेंगे हम लोग, डिपेंड करता है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। चलो मैं बता देता हूँ, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी मैं बता देता हूँ, फिर आप एक्सप्रेस करना भी सीख जाओगे। कितना है यार? 9 इंटू 10⁹9, बहुत सही, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 हो गया 25, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर, तो 17 ही है वो। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है 1.3 इंटू 10⁻10, फोर्स का वैल्यू आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻10, इतने न्यूटन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आई जे के कैसे लगाओगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो बिंदास आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें आपको बताना है डायरेक्शन के साथ में, तभी तो वो फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन होगा, जो कि कहता है कि फोर्स एक वेक्टर है। तो यहां पे ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। बट ओके, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? वी स्टिल हैव नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, बट वी नो दैट this force is going to be pointed in this direction and this force will be pointed in this direction, exactly opposite to each other। लेकिन ये कैसे वर्कआउट होगा, तो थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो इसको ना यार ये बार बार लिखना पड़ेगा। ये जो फोर्स आ गया, इसको मैं बोलूंगा P। कितना आया? P। अब देखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू P, कितना है? 1.3 इंटू 10⁻10, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन क्या आएगा आपका? ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ मतलब 2 से 1, R 2 से 1, और उसका कैप टोपी लगा दो। ठीक बहुत आसान है, देखो। और F 2 से 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब 1 से 2 की दिशा है, 1 से 2 की दिशा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, तो फोर्स तो P है और ये 1 से 2, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, और क्या? P का वैल्यू आपको पता है,
अब फाइनली जब आप वैल्यूज को प्लग इन करोगे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, P का वैल्यू आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻10 जो कि है फोर्स का मैग्नीट्यूड, इधर वाले केस में भी और इधर वाले केस में भी 1.3 इंटू 10⁻10, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर कितना है, R2 से 1 कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया था, देखिए ये जो था इसको मैंने बोला था R1 और इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था R2। अरे बोला था कि नहीं, बोला था, ठीक। तो मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे भी थे, मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूं। R1 से 2 जो है वो बराबर होगा R2 माइनस R1 के, ये वेक्टर है, और R2 से 1 बराबर होगा R1 माइनस R2 के। बहुत सही। अब इससे हमको क्या फायदा, अरे बहुत फायदा है, अभी आप देखो फायदे का आपको पता चलेगा। R2 जरा सोच के देखिए, इस क्वेश्चन में R2 क्या होगा, R2 ये R2 है, पोजीशन वेक्टर क्या है 5y प्लस 4j, कितना है ये 5y प्लस 4j। अच्छा माइनस करना है R1, तो R1 क्या आएगा 1 और 3 है, मतलब I प्लस 3j, तो ये आएगा बच्चों I प्लस 3j। इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। दूसरा R2 से 1, R2 से 1 में R1 माइनस R2 करना है, तो R1 कितना है I प्लस 3j है, तो यहां पे लिखेंगे I प्लस 3j और यहां पे आएगा माइनस का साइन, R2 कितना है 5y प्लस 4j। ये बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहीं पर भी रुकोगे नहीं। इसको जरा सॉल्व करो, 5y माइनस i कितना हो जाएगा 4i, 4j माइनस 3j मतलब प्लस j। इसको सॉल्व करो कितना आएगा i माइनस 5i माइनस 4i, और यहाँ पे प्लस 3j माइनस 4j मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है पूरा पॉजिटिव में आया, ये वैल्यू जो है बिल्कुल नेगेटिव में है, माइनस में 4i प्लस j। साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों वेक्टर जो है इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 आएगा, यहां पर भी वही आएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ठीक। अच्छा तो R12 बोलो R21 बोलो, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन ये ऐसा लिख देते हैं R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, ऐसा आप बोल सकते हो। और बिल्कुल इसको आप फोर्स के बारे में भी बोल सकते हैं, तो जाहिर है ना 1 से 2 और 2 से 1 एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास वेक्टर्स। अब उनके यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं बच्चों, आपको कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले R1 से 2 का, यहां अच्छा R2 से 1 लिखा है ना मैंने पहले, तो ये 2 से 1 की कहानी यहां पे खत्म होती है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, तो कैसे लिखते हो, जैसे मान लो R कैप लिखते हो, तो R वेक्टर डिवाइडेड बाय जिस भी वेक्टर का बात कर रहे हो उस वेक्टर को लिखोगे IJ में, डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे, अंडर ऑफ I और J के कोफिशिएंट्स जो है उनको प्लग इन करो। अच्छा तो ये वेक्टर किसका कर लें यार, पहले ये 1 2 है ना, 1 2 ये 1 2 कौन सा है 4i 3j, तो ये 4i प्लस 3j ये हो गया वेक्टर, डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, खेल खत्म। ये 2 से 1 का देखो, 2 से 1 की ये कहानी, तो पहले तो लिख दो -1, ये -1 और 4i प्लस j, बहुत सही, डिवाइडेड बाय √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, खेल खत्म। बस यही आंसर है आपका, वेक्टर्स के वातावरण में ये आंसर है, इससे बढ़िया तरीके से नहीं बता सकते। हो गया, वेक्टर समझ में आ गया, बेबी वर्जन प्रो वर्जन सब समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। मतलब यहां पे तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, हमको तो उससे मतलब था। अगर 2 से अधिक चार्जेस हों और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में हम फोकस या फिर ध्यान केंद्रित करें तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, 5 6 7 फोर्सेस लग सकते हैं अगर 5 6 7 चार्जेस हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ठीक है। स्टार्ट करें, बताएं, चलिए पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई। तो सबसे पहले तो आपके सामने कंडीशन रखते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, ये यहां पे ध्यान केंद्रित करना है। एक चार्ज है Q, ये घिरा हुआ है बहुत सारे चार्जेस से, Q1 है, Q2 है, Q3 है,
और यहाँ पे Q4। तो बच्चों जाहिर सी बात है बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे। अगर आप देखोगे इसका, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन बनाने जाऊं, देखिए बहुत सारे, एक तो Q और Q1 के बीच में एक फोर्स सेटअप होगा, ठीक है, ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल दी चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट, पॉइंट चार्जेस, ये सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव है, और इनके बीच में भी बनेगा, इनके भी बीच में बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी बनेगा। ठीक, थोड़ा सा सुधार लेते हैं अपनी ड्राइंग को, बहुत सही। हमको सिर्फ इस पे फोकस करना है। Q1 जो है, देखिए ध्यान से, Q1 क्या करेगा, इसको पुश करेगा इस तरफ। व्हाट? तो फोर्स ड्यू टू Q1, सीधा F1 लिख दिया मैंने, ठीक है, कन्वेंशन ध्यान रखो। ये क्या करेगा, ये भी इसको इसी लाइन ऑफ एक्शन में इधर पुश करेगा। तो बच्चों ये कितना है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। वैसे इसका क्या रहेगा हिसाब किताब, फोर्स यहाँ पे लगेगा, कितना हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा। क्या बच गया, Q4, तो बिल्कुल इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा और यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक, कितना रहेगा, F4। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, जो नेट फोर्स रहेगा, वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इज द वेक्टर सम। यहाँ एल्जेब्रिक सम नहीं चलता, ये तो वेक्टर्स है, यहाँ पे 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, मैंने बताया ना, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब मैं आपको बताता हूं इसका असल मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है, जो भी नेट फोर्स होगा, कहां पर, ये जो चार्ज है इसमें नेट फोर्स आएगा, ये वेक्टर सम रहेगा इंडिविजुअल फोर्सेस का, जो कि इन सारे चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें Q1 के कारण F1 बना है, Q2 के कारण F2 बना है, Q3 के कारण F3 बना है, Q4 के कारण F4 बना है। आप चाहो तो और भी आगे बढ़ सकते हो, और भी n नंबर ऑफ चार्जेस लगा सकते हो, Fn तक जा सकते हो, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ऐसा करके एक फॉर्मूला बना सकते हो। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, तो इसके 2 अप्रोच हैं। सबसे पहला अप्रोच देखो आप, अगर वेक्टर्स क्लियर है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी आपसे, और नहीं भी है तो समय के साथ साथ मैं क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक शानदार न्यूमेरिकल्स करेंगे, खासकर कूलम्स पे, और बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला जो अप्रोच रहेगा ये है ग्राफिकल है, देख लो आप। अब जानता हूं मैं इस अप्रोच को फॉलो करना संभव नहीं रहता है, क्योंकि इसमें भाई इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, जाहिर सी बात है, प्रोट्रैक्टर लगेगा, हो सकता है राउंडर का भी इस्तेमाल करना पड़े, स्केल लगेगा, पेंसिल लगेगा। अब वो सब अगर नहीं है तो फिर क्या, तो फिर गणित का सहारा है, मैथमेटिक्स का सहारा है, एनालिटिकल मेथड बताते हैं, दोनों बताते हैं। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा फॉलो करना चाहते हैं। भाई मेरा काम है रास्ते दिखाना, कौन से रास्ते पे चलना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, और सारे रास्ते बढ़िया हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। देखिए F1 फोर्स से चालू करते हैं। F1 कहाँ है, इस तरफ लग रहा है, ये पॉइंट है F1। मान लीजिए कि F1 इज स्मॉल देन F2, स्मॉल देन F3, स्मॉल देन F4, ऐसा मान लीजिए, जनरलाइजेशन। मान लीजिए 1 न्यूटन का है तो इसको 1 सेंटीमीटर का खींचे, क्या है ये, F1। F2 कहाँ है बच्चों, F2 इस तरफ है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल इसके पैरेलल में आना है। ये 2 न्यूटन का है तो इसको कितने का खींचोगे आप, 2 सेंटीमीटर का खींचोगे, बिल्कुल पैरेलल में। अब ये एंगल, अब आप सोच रहे होगे कि सर ने एंगल कैसे लिया है, तो आप ये हॉरिजॉन्टल खींचो, यहाँ से एंगल नापो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल खींचो, वही सेम एंगल को यहाँ पे फिट कर दो। F2 के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ पे एक ऐसा करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो और ये एंगल खींच दो, इसी को फॉलो करते जाना है आपने। F3 देखिए, F3 मान लीजिए 3 न्यूटन है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में ऐसी हो जाएगी, ये क्या हो गई, F3 हो गई। ये क्या है, अब F4 है, बिल्कुल इसके पैरेलल, मान लो ये 4 न्यूटन का है तो ये कितने का खींचोगे आप, 4 सेंटीमीटर का खींचोगे, तो ये F4 हो गया। पॉलीगॉन लॉ के बारे में सुना है कि नहीं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल वही फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है, ये सारे वेक्टर्स जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन।
एंड द क्लोजिंग साइड, दिस इज द क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्डर करूं तो ये सेम ऑर्डर हो जाएगा, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर मतलब दिस ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और द फाइनल फोर्स और द नेट फोर्स। तो ये आपका नेट फोर्स आएगा। कोई पूछे कितना एंगल बना रहा है नेट फोर्स, तो बोल देना ये इतना एंगल बना रहा है नेट फोर्स। अगर इसको मेजर करोगे तो प्लस θ1, अगर ऐसा मेजर करोगे तो माइनस में θ2। आपकी मर्जी है आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड है ग्राफिक एनालिटिकल। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कैसे करना है अप्रोच, देखना उसको ध्यान से। एनालिटिकल में क्या करना है, एफ नेट निकालना है। अच्छा, तो क्या कर लो, ये सारे के सारे फोर्सेस है ना, एक इसका कॉस एक साइन, इस वाले फोर्स का भी कॉस साइन, ऐसा करते करते सारे कॉस साइन में आप रिजोल्व कर लो। सारे फोर्सेस इकट्ठा कर लो एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर, सारे फोर्सेस इकट्ठा कर लो वाई डायरेक्शन में उसका स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको फोर्स का, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है, बहुत आसान है, tan थीटा लगा लो, ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। खेल खत्म है, सिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो, सब सिखा दूंगा आपको, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब फाइनल आर्टिकल आज के सेशन का एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का स्वभाव दोनों प्रकार का होता है, मतलब अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, परंतु जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है। बढ़े आगे, लो भाई नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूँ सब कहानी को। करे रब, चलिए ओके। क्या पढ़ना है, तब बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ डेटास की जरूरत पड़ेगी। तो उन डेटास को बच्चों पहले मैं लिख देता हूँ। वो डेटास हैं किस रूप में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोस, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। बहुत सही। इसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज रहता है, कितने के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टेंशन मत लो आप, ठीक है। और कुछ याद आया, ये कैपिटल जी क्या होता है, क्या कांस्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6.67 10⁻11 और यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहां पे पर कूलम स्क्वायर होता था और यहाँ पे क्या होगा, पर kg स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई वैल्यू की जरूरत नहीं। दो केसेस करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों। केस वन देखो आप, केस वन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। दोनों के बीच में दूरी है, मान लीजिए कितनी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी अगर एटम की मैं बात करूँ तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इसका अगर हिसाब किताब लगा लो, ये रहता है लगभग 10⁻⁻9 10⁻⁻10, और ये तो और छोटा सा स्पेस होता है, ये लगभग फेम्टोमीटर्स में होता है 10⁻⁻15। खैर उतना टेंशन मत लो आप, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कितना दूरी है, लगभग 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का दूरी, ठीक। हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में जो फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कूलम के कारण, और ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के कारण उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कौन कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कौन कितना ज्यादा डोमिनेट कर सकता है दूसरे को, ये हम देखना चाहते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, और फिर न्यूक्लियस के अंदर भी हम लोग घुसेंगे और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का भी पता लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो, कुछ भी कह लो, क्या होता है बच्चों, के Q1 Q2, Q कितना रहेगा, दोनों का चार्ज तो सेम रहेगा, E इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर,
दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, r स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने कर दिया। ग्रेविटेशनल ये कितना हो जाएगा, तो Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आ जाएगा दोनों के बीच का दूरी। बहुत सही। हम एक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, किसको, स्ट्रेंथ को, तो हम क्या करेंगे, Fe डिवाइडेड बाय Fg करेंगे। तो जाहिर सी बात है r स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, के ई स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। तो एम ई एम पी ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। के का वैल्यू भाई ये तो आपको पता ही है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी हमको पता है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप प्लग इन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स, ये जो रेशियो है ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻39। मतलब आप देख लिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करूं तो ये इट इज 10⁻39 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है ऑर्डर उसका, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, अरे मेरा लैपटॉप में चार्ज नहीं है, एक मिनट। अब ठीक है, इतना आया। ये तो केस 1 था। इसी प्रकार से जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किया, आप प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हो, और आप फोर्स को एनालाइज कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी। और ये बताते हैं आपको, केस 2 में क्या है, प्रोटॉन, और यहाँ पर भी प्रोटॉन। तो भाई फॉर्मूलेस कैसे चेंज होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कैसे आएगा, के ई स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सही। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे आएगा, जी, अब यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और उसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो अल्टीमेटली आप Fe अपॉन Fg करोगे तो आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो के इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी MP का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ से सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, मैंने तो ऑलरेडी करके रखी है। ठीक है, तो ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻36। बात समझ में आ रहा है, 1.2 इंटू 10⁻36 इतनी वैल्यू आती है। तो ये बहुत डोमिनेट करता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, अच्छा आप चाहो ना तो एक और चीज मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो दो प्रोटॉन के बीच में सिंपल ये फोर्स कितना आता है इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड, किधर गया, मान लीजिए कहाँ बनाए इसको नोट कर लो पहले, फिर दो प्रोटॉन का एक और केस बताते हैं। हम लोग सिर्फ फोर्स निकालेंगे, ठीक है, और कौन सा फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दो प्रोटॉन के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे और ग्रेविटेशन, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे चेंज होंगे आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कर लिए, चलिए इसको अभी फिलहाल रब करते हैं, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, एटम का सबसे केंद्र बिंदु पे क्या रहता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके बाहर का जो स्पेस है वो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लो आप। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, तभी तो दुनिया है, नहीं तो फिर दुनिया ही नहीं होती, आप और मैं नहीं होते। ठीक, उस फोर्स के बारे में हल्का सा हिंट होने वाला है, ठीक है, उस पर भी एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो डिस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस में, ये फेम्टोमीटर्स में होता है। हम लोग एक अजम्पशन लेंगे कि ये दोनों प्रोटॉन्स के बीच का जो दूरी है, ये प्रोटॉन और यहाँ पे ये है 4 फेम्टोमीटर्स, FM नहीं जानते होगे फेम्टोमीटर, फेम्टो मतलब 10⁻⁻15 मीटर्स। अब हम यहाँ पे दोनों प्रकार के फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा, K मतलब 9 इंटू 10⁹9, Q1 Q2 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q1 Q2 तो इसलिए स्क्वायर लग गया, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻
-15 और उसका स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ आएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू आएगी 14 न्यूटन के आसपास, 14 न्यूटन। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो Gm1m2/r² होता है। जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चेक करो यार एक बार। ओके, m1 m2 मास ऑफ प्रोटॉन भाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27। डबल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा स्क्वायर लगाओ, डिवाइडेड बाय दोनों, ये जो दोनों मासेस हैं मतलब दोनों प्रोटॉन्स कितने दूरी पर हैं 4 फेम्टोमीटर पर, 4 इंटू 10⁻⁻15 एंड इट्स स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यूटन्स वुड बी 1.2 इंटू 10⁻35। 1.2 इंटू 10⁻35। लेट मी चेक इट वंस अगेन। कितना? ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप, ये कितना है और ये कितना है, तो ये बहुत ज्यादा है। यू कैन क्लियरली सी Fe इज वेरी वेरी लार्ज देन Fg, isn't it? तो उस हिसाब से जरा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा है, ये तो बहुत छोटे से स्पेस में है ना, तो 14 न्यूटन का फोर्स भी बहुत बड़ा लगेगा दो प्रोटॉन्स के लिए। तो उसको तो प्रोटॉन्स को एकदम अलग अलग कर देना चाहिए, न्यूक्लियस को चीर फाड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ये सारा फोर्स कहां पे लग रहा है? दो प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है। ये P+, यहाँ पे दो P+, दोनों के बीच में अभी दूरी कितनी है 4 फेम्टोमीटर की है। अब भाई देखिए, ये तो रिपल्सिव फोर्स है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स कितने का लग रहा है 14 न्यूटन। और अट्रैक्टिव फोर्स कितना है? ये तो अट्रैक्शन कर रहा था, कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻35। बहुत ही छोटा तुच्छ वैल्यू है। ये अट्रैक्टिव फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स के सामने कहीं कुछ नहीं है। दिस रिपल्सिव फोर्स ऑफ what do you say electric force is dominating over this gravitational force of attraction, isn't it? या फिर ऐसा कह लो, ये इसको काउंटर करने में समर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस ब्रेक क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं होता? द रीजन बीइंग कि समथिंग इज बाइंडिंग देम टुगेदर। व्हाट इज दैट समथिंग? इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, बताएंगे आपको, बड़े प्यार से बताएंगे। अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस में झांकेंगे और पता लगाएंगे ये कितना होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया बच्चों? ये थी आज की कहानी। कूलम से चालू हुई और कूलम का जर्नी आपने देखा, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, कैसे वो फाइनल रिजल्ट्स पे आए। आपने ये भी पता लगाया कि के क्या होता है, कूलम कांस्टेंट, और के बराबर हम लोग 1/4πε क्यों लिखते हैं। ये सारी कहानी आज हम लोगों ने समझी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में करेंगे बहुत सारे शानदार प्रॉब्लम्स कूलम्स लॉ पे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।